I am Ramchandra Singh from DPFBMIC Bellary. I will teach you biology. Dear students, पिछले टॉपिक में मैंने आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ समझाया था। मानव का या ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मैं पिछले टॉपिक में बता चुका हूँ। आज जो आप पढ़ेंगे, आज होगा कि मानव में भोजन का पाचन किस तरह होता है, कैसे फूड डाइजेस्ट होता है, इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। सभी स्टूडेंट पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आपकी समझ में अच्छा आएगा और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आज है मानव में पाचन। देखिए भाई, मानव एक ओमनिवोरस प्राणी है, यानी कि सर्वभक्षी प्राणी है। ये सब कुछ खाता है। इसमें जो भोजन का पाचन है वो मुंह से शुरू होता है। मुंह के अंदर लार होती है और ये लार ग्रंथियों से निकलती है। जो पैरोटिड ग्रंथियों की लार है उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। पैरोटिड ग्रंथियों की जो लार है, स्लाइवा है, उसमें टाइलिन एंजाइम होता है। एक एंजाइम और होता है लार में ही, उसको बोलते हैं हम लाइसोजाइम। तो लाइसोजाइम एंजाइम का तो ये काम है कि भोजन के अंदर जो बैक्टीरिया या कोई चीज़ ऐसी चली जाती है उसको मारने का काम करते हैं ताकि भोजन, प्योर भोजन अंदर जाए। लाइसोजाइम तो ये काम कर देता है। बाकी टाइलिन ये पाचन की क्रिया को शुरू करता है। अब यहाँ बात आती है एंजाइम। देखिए, एंजाइम जो होते हैं ये उत्प्रेरक होते हैं। अब एंजाइम में उत्प्रेरक में थोड़ा सा डिफरेंस है। उत्प्रेरक तो क्रिया को केवल प्रभावित करते हैं, बढ़ाते हैं या फिर घटा सकते हैं। लेकिन एंजाइम में ये डिफरेंस है कि एंजाइम जैविक क्रियाओं पर कंट्रोल करते हैं, ये साथ साथ में क्रिया को स्टार्टिंग भी यही करते हैं। उत्प्रेरक क्रिया को स्टार्ट नहीं करता है, वो केवल प्रभावित करता है। लेकिन एंजाइम जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती हैं, जैव रासायनिक क्रिया होती हैं, उनको स्टार्ट भी करता है और कंट्रोल भी करता है, घटाने बढ़ाने का काम भी करता है। तो ये टाइलिन जो मानव के अंदर जो एंजाइम है वो सब ये बायोकेमिकल क्रियाओं को प्रभावित करेंगे, तो स्टार्ट भी यही करेंगे। तो पहले मुख में पाचन जब होगा तो पैरोटिड जो ग्रंथियां हैं उनकी लार में टाइलिन एंजाइम होता है। टाइलिन ये टाइलिन एंजाइम जो भोजन के अंदर स्टार्च होती है उस स्टार्च पर रिएक्शन करता है। ये स्टार्च को, जो स्टार्च पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, उसको ये डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स में चेंज कर देता है, परिवर्तन कर देता है उसका डाइसैकेराइड में। तो डाइसैकेराइड में जैसे आपकी शर्कराएँ होती हैं, माल्टोस है, आपकी सुक्रोस है, ये शर्कराएँ होती हैं। अब इनको, इसका काम है टाइलिन का जो जटिल पॉलीसैकेराइड हैं उनको डाइसैकेराइड में बदलना। तो टाइलिन कार्बोहाइड्रेट्स को, टाइलिन प्लस कार्बोहाइड्रेट ये कार्बोहाइड्रेट को बदल देता है
शर्कराओं में। कार्बोहाइड्रेट को क्या कर देगा, ये शर्करा बना देगा। इसलिए आपने देखा होगा जब हम रोटी को बहुत देर तक चबाते हैं तो वो मीठी लगने लगती है। तो रोटी में क्या होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट, और जब टाइलिन इस पर क्रिया करता है तो ये शर्करा में बदल जाती है, और शर्करा स्वाद में कैसी होती है, मीठी। इसलिए रोटी को देर तक चबाएं तो वो मीठी लगने लगती है। तो मुंह के बाद पाचन, मुंह में इतना पाचन होता है केवल, इसके बाद मुंह में कोई पाचन क्रिया नहीं होती। इसका अगला पार्ट था आहार नाल का फेरिंग्स। फेरिंग्स में कोई पाचन नहीं होता। फेरिंग्स के बाद फिर पार्ट आता है एसोफेगस, उसमें भी कोई पाचन नहीं होता। फिर आएगा भोजन आमाशय में। आमाशय में पाचन क्रिया होगी। अब आमाशय में पाचन चलेगा। आमाशय में जो पाचन होता है, देखिए आमाशय के अंदर ग्रंथियाँ होती हैं, उसमें भी एंजाइम निकलते हैं, और कुछ ग्रंथियाँ आमाशय की HCl निकालती हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये भी भोजन पर रिएक्शन करेगा। पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कार्य बताता हूँ, उसके बाद फिर इसका एंजाइम। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है HCl, ये भोजन के अंदर जो फिर भी कोई बैक्टीरिया आदि रह जाते हैं उन सबको नष्ट कर देता है। यदि भोजन में बैक्टीरिया आदि चले जाएं तो उनको नष्ट करता है। यह HCl के काम है। यानी कि बैक्टीरिया को नष्ट करना। बैक्टीरिया को नष्ट करेगा। दूसरा काम, जो आमाशय के एंजाइम होते हैं उनको सक्रिय बना देता है। किसी HCl अम्लीय अम्ल है तो अम्लीय माध्यम उत्पन्न कर देगा, और इससे आमाशय के एंजाइम इसके एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे। आमाशय का एंजाइम सक्रिय कर देगा। ये काम हुआ इसका। जो भोजन में कुछ कठोर अंश चले जाते हैं, क्योंकि ओमनिवोरस एनिमल है तो कठोर अंश भी जाएंगे, हड्डियाँ आदि। जो मांसाहारी हैं उनके अंदर कुछ हड्डियों के छोटे पीस बोन्स के चले जाते हैं, तो ये कठोर अंशों को मुलायम कर देता है। भोजन के कठोर अंशों को मुलायम कर देता है। कठोर अंशों को मुलायम करना। तो कठोर अंश है वो मुलायम हो जाएंगे। तो ये काम HCl करेगा। अब जो आमाशय में एंजाइम निकलते हैं अपना वो भी कार्य करते हैं। तो पहला एंजाइम है इसका पेप्सिन। पेप्सिन जो स्टार्च है, स्टार्च पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन पर। जो प्रोटीन होती है वो भी जटिल होती है। ये प्रोटीन को
बदल देता है प्रोटीओजेज और पेप्टोन्स में। पेप्टोन्स प्लस प्रोटीओजेज। ये प्रोटीन को पेप्टोन्स और प्रोटीओजेज मिलता है, यानी कि इसमें छोटे छोटे खंडों में बदल देता है। ये काम पेप्सिन का है। दूसरा एंजाइम होता है इसमें गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज तो गैस्ट्रिक लाइपेज ये वसा पर क्रिया करेगा और उसको छोटे छोटे खंडों वसा को ये वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल बना देगा। ये काम करेगा वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में बना देगा। एक होता है रेनिन। रेनिन केवल उनमें मिलता है जो बच्चे दूध पीते हैं। जो बच्चे माँ का दूध पीते हैं केवल उनके आमाशय में रेनिन निकलता है। अब जो बड़े हैं उनके आमाशय में रेनिन नहीं निकलता। तो दूध में एक प्रोटीन होती है केसीन। तो एक केसीन प्रोटीन को पचाने का काम करती है। केसीन प्रोटीन पच जाएगी इसको पचाने का काम कर देगा ये आपका रेनिन। तो यहाँ पर ये एंजाइम काम करेंगे आमाशय में भोजन। आमाशय में जब भोजन पचेगा, अब एक बात यहाँ ये आती है थोड़ी सी कि जब ये एंजाइम है ये पचाते हैं तो आमाशय की दीवारों को क्यों नहीं पचा देते? वो भी तो मांस के बने हुए हैं, उसमें भी प्रोटीन वगैरह हैं, क्यों नहीं पचाता है? इसका ये कारण है कि आमाशय की जितनी दीवार होती है, आमाशय में एक वो निकलता है दूसरा म्यूकस। गॉबलेट ग्लैंड से म्यूकस निकलता है। म्यूकस एक लेयर बना लेता है आमाशय में, अंदर ही अंदर क्या बनाता है लेयर। तो उस लेयर के कारण उस पर किसी भी एंजाइम का असर नहीं होता है, इसलिए आमाशय की दीवारें नहीं पचती है म्यूकस के कारण से। अब भोजन यहाँ पचा, इसके बाद भोजन पहुँचेगा आपका डिओडिनम में। जो आमाशय में भोजन पचा उसके बाद भोजन कहाँ जाएगा? आमाशय के बाद डिओडिनम में। डिओडिनम डिओडिनम में पाचन। अब डिओडिनम में पाचन होगा भोजन का। तो देखिए डिओडिनम में जब भोजन पहुंचेगा तो डिओडिनम के अंदर दो प्रकार के जूस आकर मिलते हैं। एक तो बाइल जूस और दूसरा पैंक्रियाटिक जूस। दो जूस आएंगे। डिओडिनम की दीवारों में कोई भी पाचक ग्रंथि नहीं है, जैसे आमाशय की दीवारों में थी। तो इसकी दीवारों में कोई पाचक ग्रंथि न होने से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता, बल्कि यहाँ पर एक तो आपका बाइल जूस आता है जो कि लिवर में बनता है और ब्लैडर में, गॉल ब्लैडर लिवर में बनता है और पित्ताशय में एकत्र, गॉल ब्लैडर में एकत्र हो जाता है। वहाँ से ये रस बाइल जूस एक नलिका द्वारा पहुँचता है पैंक्रियास में और पैंक्रियाटिक जूस के साथ मिलकर
ड्यूओडेनम में प्रवेश करता है, पैंक्रेटिक जूस के साथ मिलेगा और ड्यूओडेनम में प्रवेश करेगा। यहाँ दिखाया था जैसे मैंने आपको पाचन तंत्र में, ये आपका ड्यूओडेनम होता है जैसे, तो यहाँ पर एक नली आती है ऊपर से, ये लिवर से आती है और ये पैंक्रियास होता है यहाँ पर। तो इस पैंक्रियास में जो एंजाइम निकलते हैं वो एंजाइम और ये बाइल जूस, इसका दोनों मिलकर यहाँ किसमें आ जाते हैं, ड्यूओडेनम में आ जाते हैं और तब ये पाचन को प्रभावित करते हैं। तो बाइल जूस जो होता है इसमें भी कोई एंजाइम नहीं होता, जैसे HCl था इसी तरह से बाइल जूस बाइल जूस को हम पित्तरस भी कह देते हैं, पित्तरस। तो ये पित्तरस बाइल जूस जो है ये इसके साथ पैंक्रियाटिक जूस के साथ अग्न्याशयी रस के साथ कहाँ पहुँच जाएगा, ड्यूओडेनम में पहुँच जाएगा, तब ये भोजन पर एक्शन करेगा। तो पहले बाइल जूस के काम, फिर पैंक्रियास में जो एंजाइम बन रहे हैं उनके काम। तो जो बाइल जूस होता है इसमें मिलता है कि कोई भी एंजाइम नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण कार्य है पाचन क्रिया में इसका। अब बाइल जूस, क्योंकि अब जो भोजन है पहले अम्लीय था, बाइल जूस जो होता है ये क्षारीय होता है, बेसिक प्रकृति होती है इसकी, तो ये भोजन के माध्यम को अब क्या कर देता है, क्षारीय कर देता है। बाइल जूस भोजन के माध्यम को क्षारीय करेगा। भोजन के माध्यम को क्षारीय, क्षारीय बना देगा, क्योंकि इसमें जो एंजाइम बन रहे हैं वो केवल क्षारीय माध्यम में ही काम करते हैं, तो ये एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे, अग्न्याशय के एंजाइम सक्रिय हो जाएंगे। एंजाइम को सक्रिय बना, इसके एंजाइम्स को ये सक्रिय बनाएगा और ये है कि ये जो भोजन में वसा होती है, चिकनाई होती है, उसका मेनली पाचन यहीं से शुरू होता है। वहाँ तो नाम मात्र का पाचन था, जहाँ से पाचन शुरू होता है। वसा के मॉलिक्यूल बड़े होते हैं और ये पास में चिपके रहते हैं, तो इनको अलग करने का काम ये करता है बाइल जूस। तो ये क्या करता है, उनके वसा के जो मॉलिक्यूल है उनको अलग अलग कर देता है, सारे मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाएंगे। पचाता नहीं है बल्कि मॉलिक्यूल को अलग अलग कर देता है, तो इसका कहते हैं पायसीकरण। तो ये वसा का पायसीकरण, वसा का पायसीकरण करेगा, यानी कि इमल्सिफिकेशन ये करता है, ये काम भी करेगा। तो इसके काम आए आपके भोजन के माध्यम को क्षारीय बनाना, अग्न्याशय के एंजाइम को सक्रिय करना, वसा का पायसीकरण करना, और जो हानिकारक बैक्टीरिया जो अब भी बचे हैं उनको भी मारना। ये सब काम बाइल जूस करता है। अब इसके बाद एंजाइम सक्रिय हुए। एंजाइम कौन कौन से हैं, अग्न्याशय रस के एंजाइम हैं, अग्न्याशय रस में एंजाइम है
अग्न्याशय के इसमें जो एंजाइम्स होते हैं अब उनके कार्य हैं, अग्न्याशय के एंजाइम्स के कार्य हैं। तो इसमें 3 एंजाइम मुख्यतः होते हैं। जो पैंक्रियाज है इसके जूस में 3 एंजाइम होते हैं। पहला है ट्रिप्सिन, तो ये ट्रिप्सिन एंजाइम ये प्रोटीन पर क्रिया करेगा। इसकी क्रिया होती है प्रोटीन पर, और ये प्रोटीन के जो छोटा अंश हो गए थे पेप्टॉन, प्रोटीओजेज, इन पर रिएक्शन करेगा और इनको, प्रोटीन का रूप है, इनको ये एमिनो एसिड में चेंज कर देगा। अमीनो एसिड, क्या बना देगा? सबका अमीनो एसिड बना देगा ये ट्रिप्सिन। एक होता है स्ट्रिप्सिन, स्ट्रिप्सिन। तो स्ट्रिप्सिन एंजाइम ये जो फैट का इमल्सिफिकेशन हो गया था उसको फैटी एसिड, ये फैट पर गया, वसा पर, तो इमल्सिफाइड वसा को ये फैटी एसिड यानी कि वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। ये वसा अम्ल ग्लिसरॉल बना देगा वसा का। अगला एंजाइम होता है इसी में एमाइलेज, तो एमाइलेज एंजाइम ये करेगा, शर्करा पर क्रिया करेगा और इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। यानी कि मोनोसैकेराइड बना देगा। इसके मोनोसैकेराइड बना देगा ये। अब इस प्रकार ये अग्न्याशय में पाचन हो, इसमें ड्यूोडेनम में पाचन हो गया। पहले ये क्रिया हुई बाइल जूस की, फिर अग्न्याशय के एंजाइम ने क्रिया करी, तीनों एंजाइम में क्रिया करते हैं। इसके बाद अब भोजन पहुंचता है आंत में, छोटी आंत में भोजन जाएगा। अब छोटी आंत का भोजन पढ़ाने भी आपको कि छोटी आंत में भोजन किस, अब देखिए पाचन छोटी आंत में किस तरह पाचन होता है। छोटी आंत में पाचन, छोटी आंत में पाचन, भोजन ड्यूोडेनम के बाद छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत की दीवारों में भी क्या होती हैं? पाचक ग्रंथियां होती हैं और इन पाचक ग्रंथियों में पाचक एंजाइम होते हैं। तो यहाँ पर ये भोजन का पाचन होगा। किस तरह पाचन होता है इसमें देखिए, तो इसमें आपका इरिप्सिन जो एंजाइम होगा, इरिप्सिन, ये भी कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करेगा। कार्बोहाइड्रेट,
और इसको ये स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ देगा। इस तरह से इसको छोटे मॉलिक्यूल में, छोटे कणों में। फिर आगे कई एंजाइम होते हैं यहाँ पर जो काम करेंगे। कुछ एंजाइम प्रोटीन को पचाएंगे, तो प्रोटीन को पचाकर क्या बना देंगे, ये एमिनो एसिड बना देंगे। कुछ एंजाइम ऐसे होंगे जो अब यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट को इसको पचा देंगे, आपके शर्कराओं को पचाएंगे, प्रोटीन को पचाएंगे, यानी कि यहाँ पर टोटल पाचन हो जाएगा। केवल क्या बचेगा आपका, 2-3 चीज़ और हैं जो एंजाइम यहाँ पर पचाएंगे। तो यहाँ पर न्यूक्लियस विशेष तौर पर तो ये एंजाइम और ये सब चीज़ें पचती हैं। यहाँ पर जो पाचन है वो न्यूक्लिक एसिड का है। तो न्यूक्लिक एसिड पहले कहीं नहीं पचता, न्यूक्लिक एसिड पहले जाकर के पचता है छोटी आंत में। तो जब न्यूक्लिक एसिड पचेगा तो इसमें न्यूक्लियस एंजाइम होगा, और न्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार का होता है, आरएनएज और डीएनएज। आरएनएज जो एंजाइम होता है वो एंजाइम आरएनए को उसके न्यूक्लियोटाइड में चेंज कर देता है, और डीएनएज जो एंजाइम होता है वो डीएनए के पार्ट्स को उसके न्यूक्लियोटाइड्स में चेंज कर देता है। तो इस तरह ये पाचन, टोटल पाचन यह हो जाएगा। बड़ी आंत में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, केवल अवशोषण होता है। अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको भोजन का पाचन के बाद भोजन का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पाचन के बाद भोजन का क्या होता है, कैसे अवशोषण होता है, कैसे एसिमिलेशन होता है, वो सब बताऊंगा। तब तक के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि यहाँ पर वीडियो को अच्छी तरह वॉच करें, बिना वीडियो वॉच के आपको समझ में नहीं आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।